ये कहानी है फ्यूचर की, जब इंसान के पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपने बेबीज को गर्भ के बजाय आर्टिफिशियल पॉड में बड़ा कर सकते हैं। और ये कहानी है एक कपल के बारे में जो इस प्रोसीजर के लिए मान लेते हैं और उनके लाइफ में क्या क्या होता है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। एक बेडरूम में रेचल आईने में अपने प्रेग्नेंट बेबी को देख रही होती है, लेकिन पता चलता है ये तो बस उसका सपना था। वो एक स्मार्ट होम में रहती है और सुबह उठकर वो नाश्ता पानी कर रही थी। एलिना जो घर की एआई असिस्टेंट है वो उसे बताती है कि रेचल के शरीर में सेरोटोनिन लेवल कम हो रहा है और इसीलिए उसे एक नेचर पॉड सेशन में जाना चाहिए। लेकिन रेचल मना करती है क्योंकि अभी वो अपने काम में बिजी है। उसके बाद रेचल अपने हस्बैंड एल्वी को उठाती है और उसे कहती है कि वो काम पे जा रही है। ट्रेन में वो एक औरत को देखती है जिसके शरीर पर एक आर्टिफिशियल पॉड बंधा हुआ था जिसमें उस औरत का बच्चा है। ऑफिस में रेचल अपने एक नए एआई असिस्टेंट माशा के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही थी। थोड़ी देर के बाद एचआर डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे प्रमोशन के बारे में बात करती है। एचआर डायरेक्टर उसे पूछती है कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। रेचल बताती है कि वो एक बोटनिस्ट है। वो औरत रेचल को बताती है कि तुम दोनों को एक परिवार स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आर्टिफिशियल वूम्ब सेंटर अब हमारे कंपनी के अंडर है। और वो ये भी कहती है कि जितना भी खर्च होगा सारा डाउन पेमेंट ये कंपनी संभालेगी अगर रेचल और उसका हस्बैंड कंसीव करना चाहते हैं तो। लंच टाइम के समय माशा रेचल के लिए नेचर पॉड सेशन शेड्यूल करती है। तभी उसे वूम्ब सेंटर से कॉल आता है और वो असिस्टेंट कहती है कि आपके लिए हम लोगों ने एक स्पॉट खाली किया है, जिसके लिए रेचल थर्सडे फैसिलिटी में जाने का प्लान करती है। वहां जाने पर रेचल सेशन में एक सपना देख रही थी कि वो अपने बच्चे को पकड़ी हुई है और वो बीच में घूम रही थी। एलवी के ग्रीन हाउस में हम कुछ बोटनिस्ट स्टूडेंट को देखते हैं जिन्हें पेड़ से फल खाने के लिए वो कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें अब मशीन के हाथों से बनाया हुआ खाना पसंद है वो थोड़े झिझक रहे होते हैं। दोपहर में रेचल अपने कलीग्स को बता रही होती है कि वो और उसके हस्बैंड वूम्ब सेंटर जाने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेचल अपने पति को इस बारे में नहीं बताई है कि वो अभी वेट लिस्ट में है। काम करने के बाद रेचल अपने एआई थेरेपिस्ट एलिजा से बात करती है कि तुमने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया कि तुम लोग वेट लिस्ट में हो। वो कहती है क्योंकि वो काफी चिंता में है ये सोच कर के उसका हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे हमेशा से एक नेचुरल बच्चा चाहिए था। वो एआई बताती है कि पॉट के अंदर ग्रो करने वाले बच्चे भी उतने ही नेचुरल होते हैं जितना कि किसी औरत के कोख में पलने वाले बच्चे। एक बार में रेचल अपने फ्रेंड से कह रही होती है कि उसे अपने पति को थर्सडे से पहले बताना होगा कि वो वूम्ब सेंटर जाने वाले हैं। घर जाकर रेचल अपने पति को वूम्ब सेंटर के बारे में बताने वाली थी, लेकिन एलवी अपने स्टूडेंट के साथ हो रहे एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनीज भी अब नेचर को किसी चीज की तरह ट्रीट करते हैं। थर्सडे आते ही रेचल अकेले चली जाती है फैसिलिटी जहाँ सारे क्लाइंट्स कंपनी के फाउंडर के वीडियो को देखते हैं जो बता रहे होते हैं कि उसने कंपनी को कैसे शुरू किया ताकि औरतों को उनके करियर में दिक्कत ना हो जब वो प्रेग्नेंट हो जाए। वूम्ब सेंटर की डायरेक्टर लिंडा सारे क्लाइंट को फैसिलिटी का टूर देती है और इंक्यूबेशन रूम में आर्टिफिशियल पॉड के अंदर बढ़ने वाले बच्चों को भी दिखाती है। एक क्लाइंट पूछती है कि इस पॉड को बेस से कितने समय तक के लिए डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। लिंडा बताती है 48 घंटे के लिए। इससे होगा ये कि उस बच्चे के पेरेंट्स इस आर्टिफिशियल पॉड को लेकर कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। रेचल पूछती है क्या वो पॉड के अंदर बच्चे की आवाज को सुन सकती है। लिंडा कहती है हाँ, और वो ये भी कहती है कि जब भी बच्चा पॉड के अंदर हो आप अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं। उसके बाद लिंडा रेचल से कहती है कि अगर उन्हें इस प्रोसीजर में इंटरेस्ट है तो डिपॉजिट करने के लिए। शाम को एलवी अपनी पत्नी को बताता है कि उसे एक नोटिफिकेशन आया कि $8,700 डिपॉजिट हुआ है। रेचल साफ साफ बता देती है कि उसने इतने सारे पैसे एक वूम्ब सेंटर को ट्रांसफर किए हैं क्योंकि वो प्रोसीजर में इंटरेस्टेड है। ये सब सुनकर एलवी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। रेचल अपने पति को कह देती है कि 1 साल से वो लोग वेट लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैसिलिटी से उन्हें कॉल आ जाएगा। ये सबसे एलवी थोड़ा सा नाखुश हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने इस बात पर अग्री किया था कि उनका बच्चा किसी आर्टिफिशियल पॉड में नहीं पले बढ़ेगा। और रेचल माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए था। एलवी उसे गले लगाता है और कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों एलिस और उसके हस्बैंड से बात करते हैं इस प्रोसीजर के एक्सपीरियंस के बारे में। और एलिस का हस्बैंड बेन उन दोनों को पॉड दिखाता है और एलिस बता रही होती है कि पॉड में बच्चों को बढ़ने की वजह से दोनों पेरेंट्स इक्वल तरीके से बच्चे की देखरेख कर सकते हैं। बेन एल्वी से पूछता है क्या तुम पॉड को छूना चाहते हो, लेकिन वो मना करता है। वो अभी भी इस प्रोसीजर के बारे में उतना श्योर नहीं है। अपार्टमेंट में एल्वी बात कर रहा होता है कि ये पॉड तो प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन रेचल को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे को तो यही लगेगा कि वो किसी असली कोख में है। एल्वी
कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो सकता तो वो खुद ही अपने बच्चे को कैरी कर लेता। उसकी बीवी कहती है तुमने देखा बेन को, वो अपने बच्चे को कैरी कर ही रहा था। लेकिन इस पर एल्वी को सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, जिस पर रेचल अपने पति से कहती है कि तुम्हें जाकर एलिजा से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जब ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी अटक गई हूँ या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ तो मैं अपने थेरेपिस्ट से बात करती हूँ। थेरेपी सेशन के दौरान एल्वी और उसके एआई थेरेपिस्ट के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि एल्वी को लगता है कि एलिजा के अंदर सोल नहीं है और वो इंसानों के इमोशंस और प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएगी। रेस्टोरेंट में एल्वी फिर से पॉड के बारे में बात कर रहा था कि पता नहीं बच्चा उसमें कैसे रहेगा, जिस पर रेचल कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो हम ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। बार बार तुमसे झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस रात जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तब एल्वी कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है और उन्हें यह प्रोसीजर करना चाहिए। अगले दिन दोनों जाकर लिंडा से मिलते हैं और वो एक अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या वो चाहते हैं कि इस बच्चे का बाप एल्वी हो, जिस पर दोनों थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा सवाल है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्वी ही बाप होगा। जिस पर लिंडा उनको समझाती है कि बच्चा कंसीव करने के लिए हमें सिर्फ रेचल का ओवम और उसके स्किन सेल्स लगेंगे, यानी कि उन्हें फादर की तरफ से कोई डीएनए नहीं लगेगा। लेकिन वो बताती है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बेटा हो तो उन्हें एल्वी की तरफ से वाई क्रोमोसोम लेना होगा। इसके बाद दोनों प्रोसीजर के लिए मान जाते हैं और दोनों फर्टिलाइजेशन होता हुआ स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और उन्हें लिंडा सब कुछ बता रही होती है कि स्क्रीन में क्या क्या हो रहा है। प्रोसीजर हो जाने के बाद लिंडा दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। फिर वहां एक वर्कर आती है और दोनों को एक कैनिस्टर में अंदर जाइगोट दिखाती है। अपार्टमेंट में दोनों को रेचल के पेरेंट्स का कॉल आता है और उसके पापा एल्वी से बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रॉपर्टी को शेल आइलैंड में बेचने के बारे में सोचना चाहिए और उन पैसों से उनका मदद भी हो जाएगा, क्योंकि अब तो दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब अगले कुछ दिनों तक रेचल के पास उसके बच्चे के कंडीशन के बारे में सारा जानकारी उसके टैब में मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने बच्चे को खाना भी खिलाती है। एक रात एल्वी अपने पत्नी के साथ प्यार करने के बारे में सोचता है, लेकिन रेचल मना करती है और कहती है उसका मन नहीं है क्योंकि वो अभी अपने बच्चे के साथ बिजी है। अगले दिन रेचल अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या तुम आज अपने बच्चे से मिलना चाहोगे, जिस पर उसका पति कहता है कि वहां जाकर होगा भी क्या, कुछ दिन पहले ही तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, बच्चे का आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगा। इंक्यूबेशन रूम में रेचल नर्स से पूछती है क्या वो अपने बच्चे को देख सकती है, क्योंकि पॉड नहीं खुल रहा था और वो नर्स उसे समझाती है कि बच्चे के एम्ब्रायो को बिल्कुल अंधेरे में रखने की जरूरत है, शुरुआत के 7 हफ्तों के लिए, जब तक के उन्हें बच्चे का हार्ट बीट सुनने को नहीं मिलता। तभी अचानक से एक पॉड आवाज करने लगता है और नर्स अंदर जाकर देखती है कि ये डिलीवरी के लिए रेडी है। उस रात रेचल एक सपना देख रही थी जहां उसका सी सेक्शन हो रहा था। अगले दिन एलिजा से जाकर वो बात करती है अपने अजीब सपनों के बारे में और थेरेपिस्ट उसे कहती है कि सपनों के जरिए हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ हफ्तों के बाद रेचल और एल्वी अपने बच्चे के पहले हार्ट बीट को सुनते हैं और लिंडा उन्हें बताती है कि अब आप अपने पॉड को लेकर घर जा सकते हैं। इसके बाद वो पॉड के छोटे से खिड़की को खोलकर अपने बच्चे को देखते हैं। कुछ महीने के बाद एल्वी अपने बच्चे के कमरे में जाता है देखने के लिए, जिसे रेचल ने सजाया है और वहां वो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर हमें एक पौधा लगाना चाहिए। लेकिन रेचल कहती है कि एक पौधे का होलोग्राम लगाना अच्छा होगा, जिससे एल्वी नाराज हो जाता है क्योंकि उसे नेचर बहुत पसंद है। उसकी बीवी उसके पीछे आती है और कहती है कि अगर तुम पुराना प्रॉपर्टी शेल आइलैंड में बेच दोगे जैसा कि उसके पापा ने कहा था तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी वो अपने प्रॉपर्टी में नहीं जाते। जिस पर एल्वी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वहां नहीं जाना चाहती। रेचल कहती है कि वो उस जगह नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ शहर में बच्चों को पालने के लिए नेचर पॉड्स मिलते हैं। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को नेचर के बीच में ही बड़ा करेगा, ना कि किसी पॉड के अंदर। पब्लिक पूल में रेचल एक प्रेग्नेंट औरत को देख रही होती है। चेंजिंग रूम में वो औरत रेचल का हाथ अपने पेट पर रखती है ताकि वो उसके बच्चे के किक को महसूस कर सके। शाम को एल्वी अपने बच्चे के पॉड को लिविंग रूम में देखता है और उसकी वाइफ कहती है कि वो उसे घर ले आई क्योंकि उनका समय हो गया था और अगर वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसके बाद वो ध्यान से अपने बच्चे के पॉड को बेडरूम में ट्रांसफर कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे, एल्वी कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसका बच्चा इस कमरे में है, इसीलिए वो पॉड को नर्सरी में ले जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। ये देखकर उसकी पत्नी अपसेट हो जाती है। एल्वी कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। जब वो अपने कमरे में आ जाते हैं तभी उन्हें पॉड से आवाज आते हुए सुनाई देती है। इसके बाद वो तुरंत भागते हुए नर्सरी जाते हैं। एल्वी अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाता है कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाना भूल गई। रेचल अपने पति से कहती है कि इस बच्चे पर तुम्हारा भी हक है और तुम भी चाहते तो बच्चे को खाना खिला सकते थे, ये हमारा
हमारा इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले दिन दोनों एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जो भी उस वूम सेंटर का ही है, और वहाँ एक आदमी बता रहा होता है कि उसका भतीजा जिसका भी इसी सेंटर में जन्म हुआ उसे सपने नहीं आते, जिस पर लिंडा कहती है कि ये एक तरह का साइड इफेक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। अब वो पेरेंट्स को कहती है कि इसके लिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एलवी अपने ग्रीन हाउस में काम कर रहा होता है, तभी पॉड से अलर्ट आने लगता है क्योंकि बच्चे को कम खाना दिया गया था, इसलिए वो तुरंत पॉड में खाना दे देता है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को वेल की आवाज सुनाने लगता है और छोटे से खिड़की को खोलकर अपने बच्चे को देखता है। ऑफिस में माशा रेचल को बता रही होती है कि कुछ दिनों में वो देख रही है कि रेचल ऑफिस में ज्यादा काम नहीं कर पा रही। अपार्टमेंट में एलवी पॉड को अपने शरीर से बांध लेता है। अगले कुछ हफ्तों तक एलवी अपने बच्चे को लेकर हर जगह घूमने लगता है। वो पूरा शहर घूमता है और बुक पढ़ते वक्त भी वो पॉड को अपने साथ रखता है ताकि उसका बच्चा भी उसकी बात सुने कि आखिर वो पढ़ क्या रहा है। क्लास हो जाने के बाद एलवी के बॉस उसे बताते हैं कि ग्रीन हाउस के साइज को उन्हें छोटा करना होगा ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाए, और वो एलवी को ये भी कहते हैं कि अब उन्हें असली पौधों की जगह होलोग्राम का यूज करना होगा। ये सुनकर एलवी नाराज हो जाता है। शाम को वो एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक रेचल आकर बताने लगती है कि उन्हें पॉड को लेकर फैसिलिटी जाना होगा, लेकिन एलवी कहता है घर पर सब कुछ ठीक तो है। अगले दिन पॉड को साफ करते वक्त रेचल को पॉड के ऊपर कुछ गंदगी मिलती है और एलिस के घर में रेचल अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए बता रही होती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही केयरलेस है क्योंकि उसने पॉड के ऊपर से गंदगी साफ नहीं की थी। जिस पर एक औरत कहने लगती है कि तुम्हारा पति बस पापा बनने को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। रात में उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि पॉड उसके पास नहीं है। वो पागलों की तरह हर कमरे में पॉड को ढूंढने लगती है। फिर वो खुद को आईने में देखती है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिन के बाद एलवी को उसकी माँ की तरफ से कुछ बुक्स मिलते हैं अटैचमेंट थेरेपी के बारे में, जिसके हिसाब से जितना समय वो अपने बच्चे के साथ बिताएंगे बच्चे के अंदर हमदर्दी का विकास होगा। इस बात को लेकर एलवी और रेचल के बीच झगड़ा हो जाता है और वो कहने लगती है कि उसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा और वो चाहती है कि दोनों जाकर एलिजा से बात करें। थेरेपी सेशन के दौरान रेचल एलिजा को बताती है कि उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनकी लाइफ में अब सब कुछ पॉड के इर्द गिर्द घूमता है, और वो ये भी बताती है कि एलवी बच्चों के साथ बॉन्डिंग कर पा रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही। एलवी कहता है कि तुम्हें बस बच्चे के साथ वक्त गुजारना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेचल कहती है कि वो श्योर नहीं है कि वो एक माँ बनना भी चाहती है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक रेचल पॉड को अपने शरीर में बांध के रखती है, लेकिन उसे थोड़ा संकोच भी होता है ये सोचकर कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन पॉड को लेकर वो अपने ऑफिस मीटिंग में चली जाती है और एक औरत उसे कहती है कि एचआर को ये सब पसंद नहीं आएगा कि तुम अपने बच्चे को लेकर ऑफिस में आ रही हो, वो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्टिंग बोलेंगे। इसलिए वो रेचल को लेकर एक कमरे में जाती है जहां बाकी लोग अपने पॉड्स को रखते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रेचल को एहसास होता है कि वो एक वर्कशॉप के लिए लेट हो गई। वो तुरंत वूम सेंटर पहुंचती है और दोनों अपने पॉड को इंक्यूबेशन रूम में रख देते हैं। रेचल सोचती है कि काश वो अपने बच्चे के साथ और वक्त गुजार पाती। अगले कुछ दिनों तक दोनों को काफी अकेलापन महसूस होता है क्योंकि वो अपने बच्चे को मिस कर रहे थे। एक रात रेचल फिर से सपना देख रही थी कि वो समुद्र के किनारे अपने बच्चे को पकड़ी हुई है। अगले दिन जब रेचल अपार्टमेंट के ग्रीन हाउस में जाती है, एक पौधे को लेकर वो नर्सरी में रख देती है, जिसे देखकर एलवी खुश हो जाता है। ऑफिस में एचआर डायरेक्टर रेचल से उसके काम के बारे में बात करती है कि वो आजकल ज्यादा काम नहीं कर पा रही, लेकिन रेचल इस बात को नकार देती है कि उसे डिप्रेशन है। जल्दी दोनों लिंडा से मिलने जाते हैं और बच्चे के जन्म के बारे में बात करते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, जिस पर लिंडा कहती है क्योंकि पॉड्स अभी बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, इसलिए 39 हफ्ते के अंदर ही बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। लेकिन रेचल पूछती है कि क्या वो अपने बच्चे को घर पर रख सकती है जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता। लिंडा कहती है कि ये नियम के खिलाफ है और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। जब दोनों बिल्डिंग के बाहर जाते हैं, एलवी अपनी पत्नी से कहता है बाहर इंतजार करने के लिए, जिसके बाद वो नर्सरी जाकर पॉड चुरा लेता है। फिर एक सपने को देखने के बाद रेचल अपने पति से कहती है कि उन्हें शेल आइलैंड जाना चाहिए जहां वो अपने बच्चे को जन्म देंगे। एलवी जब कारण पूछता है तो रेचल कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का जन्म वूम सेंटर में हो। इस बारे में वो लिंडा से बात करता है और वो कहता है कि रेचल बस बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहती है। लिंडा कहती है कि पॉड को फैसिलिटी में रहने देना चाहिए था। एलवी झगड़ा करने लगता है ये कहते हुए कि इस बच्चे पर उनका हक है, लेकिन लिंडा उन्हें याद दिलाती है कि वो पॉड वूम सेंटर का प्रॉपर्टी है। इसके बाद वो लिंडा को बता देता है कि वो अपने बच्चे को घर पर जन्म देना चाहते हैं। लिंडा कहती है कि ऐसा करने के लिए उन्हें पॉड खोलने के लिए एक कोड
पॉड की जरूरत होगी, जिसके लिए उन्हें फैसिलिटी आना होगा। दोनों प्लान बनाते हैं और वापस शेल आइलैंड के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ वो अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं, शांति से समंदर के नजदीक अपने केबिन में। एक रात रेचल नोटिस करती है कि पॉड ऑन नहीं हो रहा, जिस पर एल्वी समझ जाता है कि फैसिलिटी वालों ने पॉड को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये देखकर रेचल भी परेशान होने लगती है। एल्वी कहता है कि 48 घंटे खत्म होने से पहले उन्हें अपने बच्चे को जन्म के लिए तैयार करना होगा। अगले दिन पॉड से आवाज आती है और बच्चा जन्म के लिए रेडी है। रेचल बर्थ कोड डालने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। डर के मारे एल्वी कहता है कि वो पॉड को खोलने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो ऊपर से स्क्रू निकालता है। फिर आखिर में वो पॉड को खोल लेते हैं और वो अपने बच्चे को निकाल लेते हैं, जिसे वो टॉवेल में लपेट लेते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनका बच्चा सही सलामत है। वो अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाकर देखने लगते हैं। अगले दिन रेचल खाली पॉड को पैक करके पोस्ट ऑफिस में भेज देती है। इसके बाद वो वापस अपने घर आती है और अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ सो जाती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ये साईफाई मूवी द पॉड जनरेशन यही एंड होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।